बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। पाबंदियों की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आज की खबरें जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ मौजूदा कोविड सूरत हाल भी होगी, कुछ अस्पतालों के मामलात भी हम डिस्कस करेंगे। और यकीन माने मैं भी सुन रही थी कि वाज़े तौर पर ये चीज़ साबित भी हो गई, आज रिपोर्ट भी पेश की जानी है कि PIC में वाकई ही गैर मयारी ज़ायदुल मियाद स्टंट डाले गए। तो मेरे ख्याल से तो ये वो चीज़ें हैं ही नहीं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। अब कौन इसका ज़िम्मेदार है, कौन इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। तो इस तरह की बदइंतज़ामी तो उसको कहा नहीं जाता, किसी की जान चले जाए आप बदइंतज़ामी कह दें, लापरवाही कह दें, इसका तो कोई मेरे ख्याल से जस्टिफिकेशन है ही नहीं। खैर, कुछ आज की खबरें हम डिस्कस करेंगे, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर, कोरोना के फैलाव के बायस तालीमी इदारे बंद, 11 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मजिस्ट्रेट खवातीन की दादरसी के लिए लेडी ऑफिसर तैनात। सूबाई तरक्याती बोर्ड का इजलास, 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 21 अरब 47 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भट्ट साहब? जी अल्लाह का शुक्र। आज मैं सोच गया था कोरोना पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। भट्ट साहब पॉसिबल नहीं है, हम तो शो का आगाज़ ही करते हैं, कोरोना अपडेट देते हैं और जब आपको समझ नहीं आती, हर रोज़ 8 ज़िंदगियाँ 12 ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं एक वायरस की वजह से, जिसके बारे में हमें सभी लोगों को बहुत डिटेल में पता है और हम फिर भी उसकी एहतियात नहीं कर रहे। कुछ मुझे ओवरऑल लोगों का रवैया जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो बताइए। वही सेम जो पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि लोगों को बिल्कुल किसी जगह पे कोई परवाह नहीं है कि हमने एहतियात करनी है। किसी जगह पे आपको कोई मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आएगा। गवर्नमेंट है वो भी भंग पी के सोई हुई है। सिर्फ उनकी कार्रवाइयाँ दिखावे की, ऑनेस्टली दिखावे की कार्रवाइयाँ आवाम की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी, दोनों साइडों से बराबर जो है ना, बराबर है, वो बैलेंस जा रहा है दोनों का। हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। आप देखें ना, आप पेट्रोल आपने कहा हम बंद कर देंगे, कर दें, लेकिन लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। आप किसी भी शॉपिंग प्लाजा पे चले जाएं, आप देखें ना, जो फैमिली जा रही है, मैंने भी अपना वो वैक्सीनेशन का रखा हुआ। मेरा ख्याल था कि मैं जाऊंगा फ्यूल डलवाने तो शायद मेरे से कोई पूछ लेगा। यकीन करें मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। मैंने उसको कार्ड दिया, मैंने कहा यार फ्यूल डाल दे, उसने डाल दिया। वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। किसी शॉपिंग प्लाजा में चले जाएं, वहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है। इशू ये है कि ताली दोनों हाथों से बज रही है और बज रही है और बड़ी जोर की बज रही है। ये उसी का नतीजा है कि आपने 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। अच्छा, मुझे ना अब ये चीज़ें भी फील होना शुरू हो गई। लोग जहाँ पर कोरोना से नहीं डर रहे ना, लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन भी मायने नहीं रख रही। स्कूल बंद होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हो जाए बंद, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लॉकडाउन लग जाएगा। लोग अब इन चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं और बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनके नज़दीक ये जो वबा है, जो सूरत हाल खौफनाक इख्तियार करती है, ये कोई अहमियत नहीं रखती है, नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल जब ऑफिस आया तो मैंने आते ही अपने जो रिपोर्टर हैं अजमत, मैंने कहा यार आज मैंने 8 बंदों की मेरे सामने है कि 8 बंदे एक ही दिन के अंदर इस वबा से चले गए। मैंने कहा यार डिटेल इकट्ठी कर। आप यकीन करेंगे डिटेल डे बाई डे जो उनसी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें किसी जगह पे खौफ नाम की कोई कैफियत ही नहीं है। यानी कि ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह हमने कोरोना को जो है वो ज़हनी तौर पर जो है ना वो अपने साथ लाजिम व मलजूम कर लिया। और यार ठीक है यार, हो जाएगा की है यार, और यार कार कमरे दे विच बंद, कुछ नहीं होता यार। यानी कि 80% लोग अभी भी वो हैं जो ओ यार कुछ नहीं होता यार, कि ये बुखार है यार, बस ठीक है यार, पैनाडोल दियाँ 2 गोलियां ले लाएंगे, और कुछ भी नहीं होता। यकीन करें ये एटीट्यूड है। अभी आप बाहर निकल जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, किसी होटल के ऊपर, ये रात को कार्रवाइयाँ करने निकल जाते हैं, दिन में भी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन क्या कोई ज़रा सा भी किसी जगह पे आपको कोई खौफ या कोई डिसिप्लिन की पाबंदी? तो पहले ही कहा है कि लोगों के अंदर डर खौफ नहीं है। लोग बड़े से बड़े डिसीजन भी अगर गवर्नमेंट ले रही है, बंदिशें कर रही है, लाइफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है हमारी,
अब हमें इन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ सर रहा। आपके पास टीम्स ही नहीं है। पेट्रोल पंप की आपने बात की ना, मुझे बताएं किस किस पेट्रोल पंप के ऊपर अब कहाँ से अफरादी कुव्वत लेके आएंगे लगाने के लिए? ये तो बुनियादी तौर पर मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं इसको यकीनी बनाऊं। अगर मेरा पेट्रोल पंप है, जो कि नहीं है, काश होता, लेकिन आप यकीन करें कि अगर पेट्रोल पंप का मालिक है, वो अगर थोड़ी सी एहतियात कर ले, थोड़ा सा इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर ले, तो आप मुझे बताएं कितना फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन चूंकि माल आना है, किचन चलाना है सारों ने, उन्होंने ये नहीं देखना कि यार किचन चलाने वाला ही अगर नहीं रहेगा तो आप मुझे बताएं उसका क्या फ़ायदा। बट साहब ये तो चीज़ें हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं। अब ये स्कूलों की बंदिश का मामला जो है, मैं इसकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, एज अ फादर, ये बार बार स्कूलों की बंदिश, फीसें मुतवातर जाना, बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब होना, ये फ़ैसला आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताऊँ, मैं बहैसियत एक वालिद, एक बाप के, यकीन करें मुझे तकलीफ़ होती है कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं। रीज़न, घर में रह के बच्चे एक बंद, उनकी सेहत पर फ़र्क, फिर जो ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ पे आ गई है, माजरत से मैं इसको बीमारी ही कहूँगा, कि बच्चे एडिक्ट हो गए हैं। पढ़ाई की तरफ किसी बच्चे का ध्यान नहीं है, खाने पीने का ध्यान, कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे, कंप्यूटर से उठेंगे, मोबाइल पकड़ लेंगे। ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। स्टडी उनकी मुतासिर हो गई है। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, आप यकीन करें अब वो थर्ड फोर्थ पे चला गया। बिल्कुल, यानी कि बड़ी बुरी तरह स्टडी मुतासिर। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं इस पहलू का दूसरा रुख देखता हूँ तो आप यकीन करें तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं अना, आप यकीन करें मैं जब उन्हें लेने वहाँ पे जाता हूँ तो आप यकीन करें वहाँ पे मुझे कोई SOP नज़र नहीं आता। बाहर से जितने पेरेंट्स आ रहे हैं या जितने कोई लेने वाले आ रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब अंदर हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। इवन के जो क्लास टीचर्स आ रही हैं उनमें से किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। बच्चों को किसी जगह पे ये कहना कि जी क्लासेस को हमने डे बाय डे तकसीम कर दिए कि आधे आधे बच्चे आएंगे, यकीन करें किसी जगह पे भी ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी स्कूल के अंदर हो, किसी स्कूल के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है। और क्या इस बात की क्या गारंटी है कि जो स्कूल का अमला है उसने वैक्सीनेशन करवाई है और वो मुकम्मल एहतियात कर रहा है? मुझे तो अपने बच्चों के स्कूल में नज़र नहीं आई है। बाकी स्कूलों का हाल वो आप जुनैद से भी पूछ सकती हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। उसके बाद मैं कैसे, क्या कहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजूं? मुझे डर लगता है, खौफ आता है। कोशिशें की जा रही हैं उसके बावजूद भी पेरेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हम देख रहे हैं। बिल्कुल है। किस तरीके से अना मैं अपने बच्चों को भेजूं? होने भी चाहिए कि बच्चों, देखें बड़े नहीं, बड़ों को हम समझा के थक गए, तो बेचारे बच्चे हैं। वो एक दफ़ा आप उनको समझाएंगे, वो बात सुन लेंगे, अच्छा एहतियात करते हैं जी, मास्क लगा लेते हैं। आप यकीन करें समटाइम ना मेरा बेटा गाड़ी में जाएगा या किसी, वो मास्क लगा लेगा, मुझे भी कुफ्त होने लग पड़ती है। ओ यार गाड़ी में तू पिछली सीट पे बैठा, मास्क उतार दे। नहीं जी मैंने नहीं उतारना। यानी कि वो इतनी पाबंदी का वो ये मास्क लगाने के, अगर यही चीज़ें हम यानी कि बच्चों से ही कम से कम ये सीख लें, बड़े कम से कम ये सीख लें, तो आप मुझे बताएं हम बहुत हद तक सूरत हाल को कंट्रोल कर लेकिन सकते हैं। हमने नहीं बंदिशों की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन बट साहब ये तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इस पे अब हम बार बार क्या कहें, गवर्नमेंट ने क्या करना है? मैंने इसीलिए कहा हमने अपने घरों में जो चीज़ें करनी है वो किसी ने आके तो नहीं करनी। मेरा ईमानदारी वाली गल जी, आज मेरा दिल ही नहीं करता मैं कोरोना ते गल करा, हर बार आके कोरोना। चलिए जी हम कोरोना को कर रहे हैं वाइंड अप। हमने ब्रेक के बाद आना है, कुछ सर्विसेज अस्पताल की बदइंतजामी डिस्कस करेंगे और इसके बाद PIC का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, मतलब आप जायदुल मियाद स्टंट डाल रहे हैं, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, कौन इस पे जवाबदेही जो है वो करेगा, और फिर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब हम रुख करने वाले हैं जी बट साहब, आपने कोरोना तो डिस्कस नहीं करना था, अब अस्पतालों की बदइंतजामी ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे, मरीज़ों का भला होता है। अलबत्ता मुझे तो लगता है कि हम जितना मर्जी ये चीज़ें डिस्कस कर लें कुछ नहीं होता। खैर, ये सर्विसेज अस्पताल है जो शहर का बड़ा टीचिंग अस्पताल है, जहाँ पर रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग जाते हैं जी अपने इलाज मुआलजे के लिए। अब हालात ये हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज़ हैं, लवाहिकीन के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। हालात आपके सामने हैं, आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। और टीचिंग अस्पतालों का सर्जरी मंसूबा ठप हो गया। PIC में ये हालात हैं कि जी इंतहाई रश है। और फिर जो PIC का एक नया स्कैंडल हम डिस्कस कर रहे हैं,
जायदुल मियाद स्टंट का उसकी तरफ भी आएंगे, पहले सर्विसेज की बात कर लेते हैं। बट सब एक बेड पे 3-3 मरीज हैं और आप रश देखें, कोरोना से आपने बचना है। अस्पतालों में वैसे जो लोग आते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्या कहेंगे? ये तस्वीरें मेरे हाथ से ही होके जो है वो गई और मैंने ये खुद रखवाई तस्वीरें, अज़मत ने ये तस्वीरें बनाई। आप यकीन करें इतनी तकलीफ़ क्या, अब तकलीफ़ का लफ्ज़ ही बेमायनी सा हो गया है। सही आपको बात बताऊं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो उन बेचारों के ऊपर गुजरती है, वहाँ पे एक पंखे के साथ ड्रिप टांगी हुई है, जो पीछे लगी हुई है चीज़ें रखने वाली, उसके साथ ड्रिप को लटकाया गया हुआ है, कोई हाथ में ड्रिप पकड़ के खड़ा है, कोई व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। आपका क्या ख्याल है, ये सीएम साहब को, वज़ीर सेहत को या जो करता धरता है उनको पता नहीं है इस चीज़ का? सबको पता है कि ये क्या है। ये जो यंग डॉक्टर्स बाहर निकल के हड़ताल करते हैं कि जी हस्पताल के अंदर चीज़ें नापैद हैं, मुझे आप बताएं, अव्वल तो इनका पहली चीज़ तो ये कि इनका बनता नहीं है। इनका अव्वलीन काम है मरीज़ की ज़िंदगी बचाना। जब आप ओपीडी बंद करके या वार्ड्स के अंदर काम बंद करके बाहर आ जाते हैं तो आप बताएं कि आप मरीज़ों की खिदमत कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप तो उनकी जानों को आपने छोड़ दिया है, मर जाओ। यानी कि मैं ये लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से अदा, मर जाओ, ये छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर किसने चीज़ें प्रोवाइड करनी है? वो ठीक कहते हैं, मैं इस हद तक ठीक हूँ कि प्रोवाइड करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत को अपने कामों से, अपने इल्ज़ाम तराशी के बयानात से फुर्सत मिले तो वो इस तरफ देखे ना। आपने वही पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात, आपने सेहत को प्रायोरिटी करार दिया कि जी अस्पतालों की हालत बदल देंगे। कौन सी अस्पतालों की हालत बदली है? बल्कि वर्स्ट है, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। चले पहले कुछ थोड़ा बहुत हमें नज़र आना शुरू हो गया था कि यार बेहतर हो जाएगी, सूरत हाल उस वक्त भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा बुरी है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपने इस सर्विसेज की बात की, मुझे पता है अगली स्टोरी पे आपने स्टंट पे आना है। आप मुझे बताएं कि जो बंदा जानते बूझते गैर मेयारी स्टंट डाल रहा है उसके साथ क्या होना चाहिए? डेट एक्सपायर हो चुकी है। आप मुझे बताएं जो उस बंदे के स्टंट डाल रहा है। और यकीन माने हमारे अपने ही पैनल पर लोग बता रहे हैं कि जी ना तो पीआईसी में टाइम मिलता है और उसके बाद अगर आपने जल्दी ऑपरेशन या जल्दी स्टंट डलवाना है तो उसके आपको इजाफी पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि 2.5-3 लाख रुपए तक लोगों ने पे किया। बट सर वही ना, पैसे की गेम है ना, पैसा डालें तमाशा देखें, पैसा डालें जो मर्जी आप करवा लें। इनको इस चीज़ों से कोई परवाह नहीं है कि मरीज की क्या सूरत हाल है। आप यकीन करें, मैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, किसी ने अपलोड की थी पाकिस्तान से ही, वो इतना ज्यादा उसके ऊपर कि एक बच्चा जो मर गया हुआ है उसको हॉस्पिटल ने वेंटिलेटर पे लगाया हुआ सिर्फ इसलिए कि उसका बिल बन रहा है, पैसे बन रहे हैं। यानी कि आपके हॉस्पिटल्स वाले पैसे बना रहे हैं, आपके डॉक्टर्स प्रोफेसर्स पैसे बना रहे हैं। इनमें अच्छे भी हैं, अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं जो दर्द रखते हैं, जिनको पता है कि हमने मरीज का इलाज करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोस्टली तबका इन समेत हुकूमत का बेहिस हो चुका है। सिर्फ जिनको ये पड़ी है कि हमारी अपनी जेबें जुनसी हैं वो भर जाएं, इसके अलावा और कोई नहीं। किसी को इससे दिलचस्पी नहीं है हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल है या नहीं है, मरीज़ का इलाज बेड के ऊपर हो रहा है, उसको अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उसके साथ क्या सलूक करना है। यानी कि आप निचले अमले से लेके ऊपर तक चले जाएं, मरीज़ के साथ वो सलूक होता है। मैं कहता हूँ कि मरीज़ क्या, बददुआएं तो शायद छोटा लफ्ज़ होगा, इसके बाद का अगर मुझे नहीं पता, अगर कोई उर्दू के अंदर कोई लफ्ज़ है तो इनके लिए इस्तेमाल करें कि यानी कि मरीज़ बेचारा कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हुकूमत के कानों पर जूं तक कोई नहीं डींगी। आप मुझे बताएं, डॉक्टर साहिबा से लोगों की इतनी उम्मीदें थी, यकीन माने, और अब डॉक्टर साहिबा का पता नहीं गुस्सा, वो जवाब भी आगे से किसी चीज़ को देने को तैयार नहीं। आपने कहा सीएम साहब को भी ये सब चीज़ें, सीएम साहब ने तो खैर मेयो सर्विसेज के दौरे भी किए थे, वहाँ पर इजहार बरहमी भी इंतजामात को लेके किया था। फायदा क्या होता है इन चीजों का? यही तो है, बरहमी करने आप इजहार बरहमी कर दिया आपने, लेकिन क्या उसके बाद ये मामला ठीक हो गए? नहीं हुए ठीक। आप सिर्फ अपनी फोटो सेशन आप सारे करवाते हैं, जाके फोटो सेशन के बाद सारे मामला ठीक हो जाते हैं। आप ये देखें ना, सेक्रेटरी हेल्थ ने जो है वो कार्डियोलॉजी का दौरा किया, सर्विसेज का भी दौरा किया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ?
क्या पंजाब हुकूमत ने अभी तक इस इशू के ऊपर इजलास तलब किया? सेक्रेटरी सेहत ने कल एक रात को एक सो कॉल्ड मीटिंग कॉल की जिसके अंदर वो बैठ के उन्होंने डिस्कशन की, उसके बाद तो उठ के बाहर निकल गए। आप मुझे बताएं, आज तक इन नेग्लिजेंस के कोई जो अफसरान हैं उनको सामने लाया गया, किसी को इबरत का निशान बनाया गया? पता नहीं वो कहाँ पे फाइलें। यही वजूहात है ना कि फिर किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। लोग जितनी बदइंतजामी, करप्शन, जो जिसका चाहता है वो करता रहता है। किसी को पता है कि यहाँ हमें कवर करने वाले भी बैठे हैं, हमारी बातें छुपाने वाले भी बैठे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट होती है तो काम चलता सर शुतर बेमहार है, चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसी को अगर फारिग भी कर देते तो किसी को क्या पता लगता है किसको किस इशू के ऊपर फारिग किया। वो वहां से उठता वो जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कार्डियोलॉजी के अंदर चले जाएं आप, कार्डियोलॉजी का जो प्रोफेसर है वो वहां पे नहीं करेगा इलाज, वो आपसे 2.5 लाख रुपया लेगा, वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके स्टंट डाल देगा। वहां पे लोग टाइम को रोते हैं कि यार टाइम मिल जाए, लेकिन उनमें से किसी को कोई परवाह नहीं है। सर्विसेज चले जाए, मियो चले जाए, जिना चले जाए, किस हॉस्पिटल किस जिना में फिर भी मैं कहूंगा कोई थोड़े बहुत मामला बेहतर है। वहाँ तो अभी गौहर एजाज साहब ने कहा है कि जी उनको अद्वियात मरीजों को जो है वो मुफ्त दी जाएंगी। तो हर हॉस्पिटल तो सर मुखैर हजरात से नहीं चला सकते। फिर हुकूमत किस चीज़ की है, किस चीज़ की हुकूमत जो है वो ये ढिंडोरा पीट रही है कि हम जी इंसाफ कर रहे हैं, हमारी तरजीहात ये हैं। क्या कर रही है फिर हुकूमत अगर सब कुछ? सर रियासत मदीना मैं फिर कौन सी रियासत मदीना? क्यों आप बार बार रियासत मदीना कहते हैं? नाम भी पार्टी का तरीके इंसाफ, जिसके अंदर अपनी बेइंसाफी है। बिल्कुल सही। यानी कि क्या किसी एक को भी ये पार्टी इंसाफ दिला सकी है? बिल्कुल किसी एक अच्छा इस हुकूमत की ना मिसाल पता कैसी है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं। आपने तो नहीं, खैर आपने सुना तो होगा जो इससे पहले के स्कूल थे, अभी भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर होता है कि मास्टर मुर्गा बना देता है। एक क्लास के अंदर अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और वो 50 स्टूडेंट्स टीचर की नाहली की वजह से फेल हो जाए, टीचर ने सारा साल अगर उनको पढ़ाए ना तो उन्होंने फेल ही होना ना, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उन 50 के 50 को मुर्गा बना देता है। इस हुकूमत की मिसाल ऐसी है, अपनी नाहली जो सी है वो अवाम के ऊपर थोप रही है, अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है जी। अवाम तावन करें, पिछली हुकूमत ने ऐसा किया, वो भाई वो कर गए, अवाम नहीं कर रहे तो आपने तो कुछ करना है ना। क्या कर रहे हैं आप मुझे बता दें कोई एक। माजरत के साथ अस्पतालों के मामलात आप लोगों से पूछ लें, हम माजी में भी कवर करते रहे हैं। हमारा हुकूमत से, किसी भी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। हमारा कंसर्न आम आवाम है, आम आवाम की परेशानी है। मरीज जो बेचारे अस्पतालों में रुल रहे हैं उनकी परेशानी है। अस्पतालों के ये हालात नहीं थे जो अब हम शेयर कर रहे हैं। कम अज़ कम ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सलमान रफ़ीक साहब, मैं ये कहना चाहूँगी खासे एक्टिव थे, चीज़ों पे नोटिस ले रहे थे, जवाब देने को तैयार थे। जब हमने उनको स्टूडियो में बुलाया वो यहाँ पर मौजूद होते थे और हर चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। डॉक्टर साहिबा तो टेलीफोनिक बीपर देने को तैयार नहीं होती हैं, वो तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होती मेरे ख्याल से, फिर बताने के लिए कुछ नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ ये चीज़ें कहनी पड़ी, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन जब लोगों को इस तरह रोता बिलकता, इतने बड़े स्कैंडल ये सुनेंगे कि जायदुल मियाद स्टंट डाल दिए गए, एक बेड है, 4 मरीज हैं, तो फिर ये चीज़ें तो दिखानी भी बनती हैं और बतानी भी बनती हैं और फिर इन पर परेशानी भी ज़रूर होती है। खैर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो अगली खबर हमने डिस्कस करनी है जी, किस तरह से जा बजा हर जगह के डेरे हैं और ये नशई ना सिर्फ आपका एक माहौल, एक इम्पैक्ट ख़राब कर रहे हैं, बल्कि समटाइम ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस भी बनते हैं, लोगों को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है जी, रोड्स पे खूबसूरती के साथ साथ इन ब्रिजेस को बनाने का मकसद क्या था कि लोगों को आसानी रहे, स्टूडेंट्स को आसानी रहे। पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए गए थे जहाँ पर अब नशइयों के डेरे हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर हम यही देख रहे हैं कि ये हालात हैं और शहरी ट्रैफिक के तेज़ बहाव में क्रॉसिंग पर मजबूर हैं। बट साहब क्या कहेंगे आप? देखिए ये वाकई बहुत बड़ा जो है ना वो अलमी है, बहुत बड़ा अलमी है कि आपने मारूफ शाहराहों के ऊपर जो है वो बनाए कि ताकि लोग आसानी के साथ क्रॉस कर सके, लेकिन मैं आपको बताऊं लोग नहीं क्रॉस करते। अच्छा, हमारे लोगों में रुझान भी खुद ब खुद भी नहीं है। एग्जैक्टली यही वजह है कि वहाँ पे इन नशइयों ने जो है ना अपने बाकायदा डेरे बना लिए हैं। वो रात को सोते भी वहीं पर हैं, खाते भी वहीं पर हैं,
तो फिर यानी कि आप इचरा चले जाए, माल रोड चले जाइए, 2 ऐसे मारूफ जगह हैं और रश जेल रोड पे कंपैरेटिवली मैंने देखा स्टूडेंट्स बहुत यूज भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो इसलिए कि देखें ना सामने कॉलेज है। हाँ जी। तो वो यानी कि आप जब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली फिर इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे पैदा नहीं पर होती ये है। लोग भी फिर कम बैठना कर देंगे। बिल्कुल, आप उसे थोड़ा सा आगे चले लेकिन बट सब दाता दरबार वाली शुमाली लाहौर वाली साइड पे चले जाएं जितने ये उसकी भी रीजन है ना। आप ये देखें कितने लोग उसको यूज करते हैं, नहीं करते। बिल्कुल, जिसने दाता दरबार हाजिरी देने के लिए जाना है, इतना खौफनाक वो रोड है, लोग मतलब अपनी जान हथेली पे रख के रोड क्रॉस करना मंजूर कर लेते हैं, ऊपर से जाना लोग। बिल्कुल। अच्छा, जेल रोड पर भी ऐसी सूरत हाल है। सिर्फ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि स्टूडेंट सिर्फ उस ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो एक आम बंदा है ना, वो आम बंदा उसको इस्तेमाल, यानी कि कहली की ये, यानी कि इस हद तक कहली की ये सूरत हाल है कि उस थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के यार आपकी जान है। और जेल रोड के ऊपर इतना तेज बहाव होता है ना, इतनी तेज ट्रैफिक होती है। इवन माल रोड के ऊपर भी यही सूरत हाल और लिबर्टी वाले रोड की भी यही सूरत हाल है कि यार आपके लिए बनाया गया है, आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन नहीं मानते। अच्छा, वो तो है ही है, मोटरसाइकिल सवार भी यही करते हैं, वो भी यही करेंगे कि रोड के दरमियान में जहां पे उनको स्पेस मिली है, ब्रिज के नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है, वो वहां पे मोटरसाइकिल रोकेंगे, आप दूसरी साइड पे जाना है, वो दरमियान में से गुजार लेंगे। बिल्कुल ऐसे। अब ये असल में बुनियादी तौर पे इंतजामिया की भी नाअहली है कि अगर उन ब्रिजेस के ऊपर इस तरह के लोग बैठ गए हैं तो यार कम से कम आप उनको वहां से हटा तो देना। ये इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन नहीं करना। माल रोड का सब इंतजामिया क्या क्या काम करे, इंतजामिया के जो एक्चुअली करने वाले काम है ना, वो तो इंतजामिया कर नहीं पा रही है। आपने प्राइस कंट्रोल की हम बात करते हैं, कहीं पे नहीं नज़र आ रहा। हम बात करते थे तजावुज़ात की, कहीं पे नहीं नज़र आ रहा। फिर हमने अभी कहा जी दालों की कीमतें बढ़ गई, इंतजामिया मुतहर्रिक हो जाएगी, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक्स्ट्रा काम इंतजामिया कैसे करेगी? क्या किसी दिन कोई ऐसी स्टोरी भी अखबार में आएंगी इंतजामिया ने ये काम किया? नहीं, मैं वो सोच रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी स्टोरीज भी आएंगी कि हम को डिस्कस करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। मैं अब तनकीद कर करके मेरे पास तो अल्फाज ही मुझे ये बताएं, जब कोई नया आता है ना तो थोड़ी सी उम्मीद आपके अंदर पैदा हो जाती है कि शायद अब कुछ सिस्टम में तब्दीली आए, कुछ हालात बेहतर हो। नए डीसी साहब के आने के बाद भी ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये इंतजामिया वैसे के वैसे काम कर रहे हैं। तो देखें क्या करें। मैं वो माजरत से मैं वो एक ऑडियो लीक हुई है, मैं वो लाना भूल गया, वो मैं सुनाता, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई लोग सुन लें। वो कोई एक हाई ऑफिशियल हैं, डीसी लेवल के ही कोई साहब हैं कि जिनकी वो ऑडियो जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर को कह रहे हैं कि आपने 5-5 चलान करने हैं, 80,000 रुपए से कम जुर्माना नहीं करना। यानी कि वो ऑलरेडी पहले ही तय कर रहे हैं, प्लान उन्होंने बता दिया कि जी अगर आपने ये 5 चलान ना किए और 80,000 रुपए से कम जुर्माना किया या 80,000 रुपए तक जुर्माना ना किया तो फिर मेरे पास मत आइएगा, अपना रिजाइन भेज दीजिएगा, सरेंडर कर लीजिएगा। यानी कि आपने ऑलरेडी ये चीजें तय कर ली हैं, सिर्फ ये कि आपने ऊपर अच्छा दिखाना है, लेकिन जमीनी हकायक उसके बिल्कुल बरअक्स है। यानी कि उसके अंदर बेगुना रगड़ा जाता है, आप रगड़ दें, कार्रवाई डालनी है, सिर्फ कार्रवाई, कंट्रोल नहीं करना। और इस ऑडियो से ये भी चीज सामने आ गई कि ये जितने असिस्टेंट कमिश्नर है ना, ये सिर्फ अपने कमरों, ठंडे कमरों तक ही महदूद है, फील्ड के अंदर कोई नहीं जाता। ये बिल्कुल क्लियर होगी उस ऑडियो के अंदर। तो आप मुझे बताएं इंतजामिया कहाँ पे करेगी जब ठंडे कमरे होंगे, एसी लगे होंगे, एसी वाली गाड़ियां होंगी। अच्छा, इनके पास गाड़ियां भी बड़ी कमाल होती हैं, यकीन करें। हो सकता है कि खैर तो मिनिस्टर ने भी नई गाड़ियां ले ली हैं, हो सकता है कि मिनिस्टर के पास भी ऐसी जबरदस्त किस्म की गाड़ी ना हो जो इन ब्यूरोक्रेसी वालों के पास होती है। असल में जो खराबी की जड़ है ना, वो नीचे है। ये ब्यूरोक्रेसी का अमला है। ब्यूरोक्रेसी का जो अफसर है ना, जब तक वो ठंडे कमरे से बाहर निकल के जो उसका काम है करने वालों नहीं करने जाएगा, तो आप मुझे बताएं कैसे चीजें कंट्रोल होंगी, कैसे प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा। आपने दाल खानी, आपने कल डिस्कस कर लिया होगा। एक जमाना नहीं, लोग कहते हैं यार गोश्त बड़ा महंगा होगा, यार गोश्त नहीं खाना, यार दाल लाया, छोले की दाल लाया यार, अज आप पका लेने, और मसरा की दाल पका लेने। सर काले चने 150 रुपए बिल्कुल है। आप मुझे बताएं क्या खाना है गरीब ने? प्राइस को कंट्रोल किसने करना है? मैंने तो नहीं करना ना। देखें जो माफिया है उसने तो प्राइसेस बढ़ानी है,
उसने तो प्राइसेस बढ़ानी ही बढ़ानी है, लेकिन उसको कंट्रोल किसने करना है? मैंने नहीं करना। मैं दुकानदार के साथ लड़ पड़ूँ, नहीं जी मैं तो 150 रुपये दिया है तो सरकारी रेट है, उसने कहना लड़ा लै नहीं लड़ा, चल लगे जा यार। बिल्कुल ऐसे किसने करना है? बट सब दुकानदारों का कोई कसूर नहीं ना। कल हमने खासी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर आपके परचून रेट भी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, वो बढ़ते जाएंगे तो फिर जब दुकानों पे चीज़ें आएंगी, दुकानदारों ने ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा डालना है, उनको जो महंगी चीज़ें मिली हैं उनको भी उन्होंने देखना है। तो ये एक पूरा सिस्टम ही चेन पूरी ख़राब की ख़राब चल रही है। हम अगली खबर पे चलते हैं। ख़वातीन की दादरसी के लिए लेडी ऑफिसर तैनात, विक्टिम सेफ्टी ऑफिसर का खातून होना भी लाजमी करार दिया गया है। बट साहब, डू यू थिंक कि ये इस्लाहात जो लाई जा रही हैं इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, इससे पहले भी तो आपने वुमेन प्रोटेक्शन बिल, आपने एप्लीकेशंस बड़ी मुतारिफ कराई, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, अवेयरनेस बुनियादी तौर पर, मैंने पहले भी कहा अब फिर कहता हूँ, हम इखलाकी तौर पर खुद बहुत गिर चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही गिर चुके हैं। हमारी तरबियत जो है, तरबियत किसी लेवल पर नहीं है। अवेयरनेस जो है वो सिर्फ हमारी फ़ोटो सेशन तक सही कहा आपने। ऐसे आप जितने मर्जी बना दें, जब तक आप लोगों को शर्मो हया नहीं दिलाएंगे, इस तरह की आप एप्लीकेशंस बना दें, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स रख लें, जो मर्जी कर लें। घरों में आपको अपने जो है ना, सबसे पहले गौर करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पर, अपने घर में मौजूद हर फ़र्द पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तरबियत, इखलाकियात अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। किसी बड़े छोटे का अदब, किस तरह से किसी से बात करनी है, किस तरह से किसी के, ये बेसिक चीज़ें बट सब जब आप सिखाना शुरू कर देते हैं ना अपने बच्चों को, तो घर से ही माहौल आपका जो है वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। खैर, हम अब बात करेंगे जो एक के बाद एक वाक़यात हुए, उसके बाद ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जी कि ख़वातीन की दादरसी के लिए लेडी ऑफिसर को तैनात किया जाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि ख़वातीन, चले हमारे सामने तो ये 4-5 इशू आ गए सर, लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करना चाहते सिर्फ इस वजह से कि थानों में जाके उल्टा तमाशा बन जाता है उनका। देखें, आपने थाना कल्चर की तब्दीली, कहाँ पे थाना कल्चर तब्दील हुआ? लोग इसी वजह से अपनी शिकायत लेकर नहीं जाते हैं और अभी भी नहीं जाएंगे। ये तो किस्मत अच्छी है कि ये चीज़ें जो हैं सामने आ गई। ऐसे कई वाक़यात हैं ना, ऐसे कई वाक़यात हैं, लोग अपनी इज्जत की खातिर नहीं लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें भी वो गलती करते हैं। जब तक ये चीज़ें पॉइंट आउट नहीं होंगी, चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं। पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक, कब तक? ये आप देखिएगा, ये दूध का वो उबाल है जिसे फूंक मार के बिठा दिया जाएगा। यानी कि ये 4 दिन इसी तरह की चीज़ें चलेंगी। अगले हफ्ते आप चेक करेंगे ना, तो आपको इसकी कोई चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। हाँ, आपको पता ज़रूर लगेगा इस थाने के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन के नाम पर एक ऑफिसर, एक सेल बना दिया जाता है, एक टेबल चेयर रख दी जाती है और उसको सेल का नाम दे दिया जाता है। वो सेल कितना फार है, उसकी मंथली रिपोर्ट, उसकी मॉनिटरिंग कोई नहीं किसी जगह पे नहीं आपको सिर्फ मिलेगी। आपने अपने सर से चीजें गुजारनी होती हैं, लोगों को बताना होता है। खैर, ख़वातीन के साथ ज्यादती की रोकथाम के लिए जियो टैगिंग का फैसला किया गया। जिनसी जराइम के इलाकों को मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। कैसे इलाकों को कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा, कैसे पता? आई डोंट नो कि ये क्या मंतक है, समझ नहीं आ रही कुछ। मैं भी इरफान से समझने की कोशिश करूंगा जाके यहाँ से उठ के, ये किस तरीके से मतलब करेंगे। इलाकों में आपको पता है कि इन इलाकों में जिनसी जराइम ज्यादा होते हैं, जिन इलाकों में नशा और अशिया लोग बांटते हैं, जिन इलाकों में चोरियां डकैतियां होती हैं, पास पुलिस खड़ी होती है, और आज तक उन इलाकों का कुछ नहीं हो सका। सर, इलाके के SHO को पता होता है, हर चीज का पता होता है, कांस्टेबल को पता होता है कि उसके इलाके के अंदर जराइम की क्या सूरत हाल है। ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है उसकी क्या सूरत हाल है, चोरियां कहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, राहज़नी कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, और कौन कौन सा ग्रुप है, कौन कौन सा ग्रोह है, कौन कौन से लड़के हैं जो मोटर बाइक्स पे लोगों से चीज़ें छीन रहे हैं और ख़वातीन को हरासा कर। ये एक एक चीज़ जो है ये पुलिस के नॉलेज में होती है। लेकिन ये है कि चूँकि हम एक उस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं कि जिस सिस्टम के अंदर हमने अपनी जेबें भरनी है, हमने सिर्फ सबको अच्छा दिखाना है। क्या आज भी किसी थाने के अंदर कोई शरीफ आदमी अपनी दादरसी लेके इस उम्मीद के साथ जा सकता है कि उसकी बात जो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल। आपने वहाँ पे
काउंटर बनाए हुए हैं, वो किस नाम से कि जी आपकी पहली जो है वो कंप्यूटराइज्ड, वो आपको रिजेन से निकल गया, निकाल के आपको पकड़ा दें। क्या उसके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है? वो 3 दिन बाद आपको मैसेज आ जाता है आपका केस क्लोज कर दिया गया। वो भाई मैं ना गया ना मैंने पता, किसी ने तफ्तीशी ऑफिसर ने मेरा रब्ता किया, बंद हो गया। अभी भी आप ये कर दें, अच्छी बात है, कर दें, लेकिन इसको हम परसू करेंगे। आप ये देखिएगा, हम अगली दफ़ा जब डिस्कस करेंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट हुआ, नहीं होगा इम्प्लीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भट्ट साहब, ये इस्लाहात लाई जाती हैं सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक और फोटो सेशन कराया जाता है, बताया जाता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं कभी मौसर भी साबित होंगी। हम ये भी रिजल्ट शेयर करें कि इन चीज़ों का ये फ़ायदा हुआ है। ज़रूर कीजिए, कुछ कीजिए, हम यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे और बताएंगे अपने नाजरीन को कि वाकई ही अगर इस तरह के कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं तो आवाम को, ख़वातीन को उसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। ब्रेक के बाद सूबाई तरक्याती बोर्ड का इजलास हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 21 अरब 47 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई है। इस पर आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं सूबाई तरक्याती बोर्ड के इजलास के हवाले से। तरक्याती स्कीमों के लिए 21 अरब 47 करोड़ के फंड्स की। बट साहब, कौन कौन सी तरक्याती स्कीमें शामिल हैं? पता नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि ये इतने फंड्स रखे गए हैं। हाँ। और ये फंड्स जो हैं ये वही हुकूमत है जिसने कहा था कि अराकीन सड़कें नहीं बनाएंगे, नहीं, अराकीन असेंबली को फंड्स नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। अगर हम वो सारी चीज़ें, तो ये सारे फंड जो हैं ये अराकीन असेंबली को डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि भाईजान जाओ अपने अपने इलाके में जोड़ा है ना, तुसी काम करो, सड़क बनाओ, जो मर्जी करो। सब अब थोड़ा सा कुछ करेंगे तभी इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो वही कह रहा हूँ ना, तो तभी वो भी आप थोड़ी देर पहले कह लें तो मैं वो दरमियान में आपको टोकने लगा था कि इस हुकूमत का तो अब चला हुआ है। अब तो अगला साल वैसे ही इलेक्शन कैंपेन का साल है, तो अब आप देखें ना हमारे प्राइम मिनिस्टर रोजाना स्क्रीन पर आ रहे हैं। हाँ। कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि टैक्स आपको आवाम को जरूर देना चाहिए, लाजमी देना चाहिए। तो मैनू यह दसो पहले केड़ी जिहड़ी हैगी आवाम टैक्स नहीं दे रही, हर चीज़ से तो तुसी टैक्स लै रहे हो, और टैक्स का सानू फायदा भी होया। कोई एक चीज़ बताने जो टैक्स हम दे रहे हैं। अच्छा, ये वही प्राइम मिनिस्टर है ना, ये चले प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता मैं, बुरा लगेगा उनको, ये वही PTI है ना कि जो कहती थी कि अगर मुल्क के अंदर महंगाई हो जाए तो समझ लो कि हुक्मरान करप्ट है। हाँ। वो करप्शन चोर है, हुक्मरान चोर है वो। ये वही वाली है ना, वही वाली है जो कह रही थी कि बिजली के बिल जो है इतने होने चाहिए तो जला दें। ठीक है ना, ये वही हुकूमत है ना जो कहती थी कि जनाब सड़क बंद कर दें, शहर को बंद कर देना चाहिए। तो मुझे आप बताएं तो अब आवाम किधर है? आवाम क्यों नहीं आ रही है? आवाम इसलिए नहीं आ रही है, बेचारी एडा बुरा हाल करता है, कसम खुदा दी तुसी उस आवाम दा कि उस आवाम नूं समझ नहीं लगती पई कि उन्होंने चपेड़ा पै किधरों रही है, मार कौन रहा है? इधरों भी पै रही है, इधरों भी पै रही है, उत्तों भी पै रही है, पिछों भी कोई लत जोड़ देता है, यानी कि उस बेचारी को होश ही नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर सब कह रहे टैक्स दवो, भाई ने टैक्स पहले भी दिता है और टैक्स लगता कितने पे है, मैनू ये नहीं समझ लगती पई। लेकिन आप सड़क पे कहीं बाहर चले जाए, आवाम का पैसा आवाम को वापस मिलेगा, फिलहाल वापस नजर आना। इतनी महंगाई होती जा रही है, एक आप जेबों से पैसे निकलवाई जा रहे हैं और तसल्लियां आप ये दे रही हैं कि आप दी जा रहे हैं कि जी आवाम का पैसा आवाम के पास ही आएगा। कितने आ रहा है, किनू आ रहा है? और मेरी जेब के विच कोई नहीं वापस आ रहा है। मैं हर साल अपने टैक्स फॉर्म भर के दे देना, मैंने तो कोई नहीं वापस मिलता पाएगा। ना मुझे हॉस्पिटल के अंदर दवाई मिल रही है, ना मुझे हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने के लिए जाता हूँ तो बेड मिलता है, ना मुझे किसी सरकारी स्कूल के अंदर कोई अच्छी तालीम मिल रही नजर आ रही है, ना मेरे घर के बाहर की सड़कें बनी हुई हैं। मुझे आप बताएं कि मुझे मिल क्या रहा है जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ? क्या मिल रहा है? मैं अब टैक्स नहीं दांगा तो तुम मेरे ते पर्चा कट दोगे, मैनू आके करो चुक के लै जाओगे, मेरे असासे भी जब्त कर दोगे। वैसे तो मेरे असासे है ही कोई नहीं। अच्छा जिनके असासे हैं इनके असासे आप चेक करें ना। अच्छा एक और चीज़, मैं ख्याल हम वाइंड अप की तरफ ही जा रहे हैं। देखें इस प्राइम मिनिस्टर का कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, है कुछ बिल्कुल ना, बेचारे के बच्चे यहाँ पे हैं, एक बनी गाला उसके पास है, जब मर्जी ताला लगाएगा बाहर चला जाएगा, रिश्तेदार उनका कोई है नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने करप्शन ही ना की इसलिए कुछ उनके पास सर मेरी गलती सुनो ना, हम देखो ना
कुछ भी नहीं हैगा साढ़े प्राइम मिनिस्टर को एडा गरीब मफलूकुल हाल किस्म का साढ़ा प्राइम मिनिस्टर है ओदा जिहड़ी तनख्वाह में गुजर बसर कर रहे हैं ऐसे सर वो जो भी है जो तनख्वाह ची का वो कहना मेरा तनख्वाह ची गुजारा नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर नहीं क्या सी बिल्कुल मुझे याद अच्छी तरह मैंने उसकी वो पर्ची जो सी है मैंने दिखाई थी ये तनख्वाह और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी मेरा तो इस तनख्वाह ची गुजारा नहीं होता वो वाकई उसका गुजारा नहीं होता रीज़न ये है कि देखें उन पता नहीं मैं कह दूंगा मेरे तो कितने पैमरा क्या ही ना देखें उनका खाने पीने का उनका सारा कुछ जो है उनके दोस्त यार करते हैं वो खुद उनके ये अल्फाज है मेरे अल्फाज नहीं है ठीक है ना तो मुझे अब बताएं उनका कोई स्टेक ही नहीं है यहाँ पे तो फिर बिल्कुल आपने सही कहा। चलें जी हम तो इस खबर को वाइंड अप कर रहे हैं। अब ये कौन सी तरक्याती स्कीमें हैं कब इस पे काम होता नजर आएगा वैसे काम चलें अगर ये तरक्याती स्कीमें नहीं है ये असल में बुनियादी तौर पे जो इनके अपने असेंबली है ना उनके लिए ये तरक्याती पसंदाना ये आपने सही जो है वाजे कर दिया वाकई ये यही चीज़ें हैं। खैर अब जी 109 मरतबा सिग्नल की खिलाफ वर्जी की गई है और इस गाड़ी को धड़ लिया गया है। बट साहब कभी सिग्नल तोड़ा है? नहीं मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली मेरे साथ पता क्या होता है मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे ही यहाँ से आप जाते हैं ना सॉरी मॉडल टाउन वाली साइड पे वो सिग्नल इतने लंबे होते हैं जैसे जैसे मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ दरमियान में जाओ सिग्नल जो है वो बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है मेरे जो कुछ चालान आए हैं वो इसी वजह से ही आए वो इसी वजह से आएंगे। मैंने ना अपने सिग्नल तोड़ मेरा बेटा ना 5 साल का था मैं उसको स्कूल छोड़ने जाता था गंगाराम मैंने गाड़ी निकाली दरमियान में इशारा जो है ना सिग्नल वो रेड हो गया जो आपने बात की। आप यकीन करें मेरा बेटा जो है वो अब 13 साल का है माशाल्लाह 14 का बल्कि हो गया वो आज तक मुझे ये कहता है बाबा आपने वो सिग्नल तोड़ा था और मैं उन्होंने समझा के थक गया यार मैं गड्डी विचकार ले गया सा गड्डी विचेगी सी सिग्नल बंद हो गया। सिग्नल आप यकीन करें कभी ये नहीं सोचा कि कानून की खिलाफ वर्जी करना है कभी नहीं सोचा लेकिन मैंने ये देखा है मोटरसाइकिल सवार वो तो कहना अल्लाह वाला रास्ता लब्बे से दूसरों को भी आप साथ और पीछे आपके गाड़ी अच्छा अगर सिग्नल अभी ग्रीन है और वो ब्लंक कर रहा है ना ब्लंक कर रहा है बकायदा कि जी बंद होने लगा है आपके पीछे वाली गाड़ी जो खड़ी होगी ना इतने काले होंगे जे अल्लाह दी कसम पिछे हारन ते हाथ रख देंगे जिस तरह हारा नहीं खराब हो गया निकल 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 कोई नहीं रोकेगा। ये हम इखलाकी तौर पर जो है ना हम इतने हो गए हैं कि हमें इस बात की परवाह नहीं कि हमने कानून और ये साहब इनकी गाड़ी को अब पकड़ लिया गया है 109 चलान। अच्छा अब मुझे बताएं 109 चलान वाली तुसी गड्डी फाड़ लेती ए जिहड़ी सब्ज प्लेटा वालियां हैगियां ए जिहड़ियां निकल जांदियां इन्हां नूं क्यों नहीं फाड़दे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कसम खुदा की रेड हुआ हुआ जो ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी है ना वो निकल गई और सामने 3 कांस्टेबल खड़े हैं देख रहे हैं कि ये ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी सिग्नल तोड़ के जा रही है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी कांस्टेबल ने ग्रीन नंबर सब ये कल्चर नहीं बदलने वाला यहाँ पर ये ऐसे ही चल रहा है फिर ऐवी तब्दीली लेकिन हम यहाँ पे लोगों को जरूर कहेंगे कि जी आपको कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में नुकसान अपनी जान को पहुंचता है किसी का होता। थैंक यू सो मच भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक के बाद आएंगे आप हेडलाइंस जानिए जिसके बाद शो में दोबारा आते हैं। सकूटा अभी तक नहीं आया। मैंने उसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सकता है मेरी ताकत वाला हीरा लेकर वापस पहुंचे। उसे अभी तलब करके पूछता हूं कि इतनी देर क्यों की है। गंडेरियां खा गया जिन छोटा कंडे वाली बेटियां बीच उनके बूटा सच की कुमड़ केरियां कौन है उनमें झूठा जहां कहीं भी है तू आ जाओ सकूटा आ जा कॉमन 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 कॉमन। मैं काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको खाऊं मैं काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको खाऊं अबे आराम से खड़ा होगा तो काम बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी तरह जो लोग जिन्होंने ये मनाजिर अभी अपनी स्क्रीन पर देखे हैं वो वापस अपने बचपन के दौर को याद कर रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने बचपन में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा शौक से देखा है। आप सभी लोग जानते हैं मशहूर ड्रामा सीरियल ऐनक वाले जिन के बारे में। बच्चों के लिए ड्रामा बनाया गया बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा जो कि 1993 से 1996 तक पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर नश्र किया गया। और स्पेशली वो टाइम ऐसा था मुझे याद है कि सभी लोग अपने काम वाइंड अप कर लेते थे कि जी ऐनक वाला जिन लगने वाला है और हमने जी सारों ने बच्चों में तो ये ड्रामा मकबूल था ही था
बड़ों में भी उसी तरह से ये ड्रामा मकबूल था। और मैं वो टाइम याद करूँ तो वो जो फैंटेसी, वो जो एकदम से आप किसी को उड़ता देख रहे हैं, एकदम से गायब होता देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस ड्रामे की थी कि इस ड्रामे के इख्तिताम पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया जाता था। एक ज़बरदस्त सा मैसेज भी ड्रामे में होता था, मोहब्बत, भाईचारा, किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें दिखाई जाती थी। लेकिन जिस तरह से बच्चे और बड़े टाइम निकाल कर बैठ जाते थे, वो चीज़ें जो इस ड्रामे की खासियत थी, किस तरह से ज़बरदस्त किरदार निभाया हामून जादूगर, ज़कूटा, नस्तूर जादूगर, ये सब लोग जो हैं आज भी कहीं ना कहीं, जो लोग ड्रामा नहीं भी देख रहे, वैसे तो दोबारा ये रिपीट भी होता रहा, उनके जहनों में इतने नक्श कर चुके हैं ना ये तमाम कैरेक्टर, आपको दोबारा इस लेवल का ड्रामा भी कोई नज़र नहीं आया। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज के मेहमान से आप लोगों को मिलवाते हुए। हसीब पाशा साहब, जो कि हामून जादूगर आप सभी लोग जानते हैं, उसके पीछे जो किरदार है जी हसीब पाशा साहब का, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो। अच्छा जी, मैंने कहा इस किरदार को तो सभी लोग जानते हैं, हामून जादूगर, उसके पीछे हसीब पाशा साहब है जिन्होंने इतना ज़बरदस्त ये किरदार निभाया कि हम लोग आज भी बार बार कहते हैं कि ऐनक वाला जिन जैसा ड्रामा दोबारा नहीं आया। क्या वजह उसकी? बस देखिए जी, मौला जट और हर ड्रामा ऐनक वाला जिन नहीं होता। बिल्कुल, आपने ये हमारे जीएम साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये कुदरत की काम है जी, कि वो बतीज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा, कि बच्चों का ड्रामा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, बच्चों के ड्रामे में आना कोई नहीं चाहता था। नहीं जी, हम तो घर से हीरोइन बनने चले, हम तो बड़े ड्रामे करेंगे। लेकिन जब हमने कहा चलो, हम नए थे, हमें शौक था, हमने ये कर दिया। और ये बच्चों के ही ड्रामे के वो किरदार हैं जो कि आज इतने सालों के बाद भी अपनी पहचान आप रखते हैं। बिल्कुल है, मतलब इसके बाद बेशुमार, इसमें कम से कम 400 लोगों ने काम किया और बहुत बड़े बड़े नाम। अच्छा, बहुत सारे ड्रामे आते हैं, उनकी कॉपी हो जाती है, उनके किरदार की कॉपी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जूनियर लोग होते हैं जो किसी सीनियर को इंस्पिरेशन बना के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामे के कैरेक्टर को हमने किसी को कॉपी करते नहीं देखा। नहीं हुआ बिल्कुल, ज़कूटा का नेमुल बदल कोई नहीं, हामून जादूगर का नेमुल बदल कोई नहीं। मतलब मैं अगर हामून जादूगर हूँ, कई लोग जादूगर बने हैं, हाँ। लेकिन वो यही कहते हैं कि तुमने जो लाइन फेर दी है ना इस कैरेक्टर पे, वो कोई कर नहीं सका। कि ये बस ये अल्लाह ताला का खास इनाम था कि इस ड्रामे में एक नहीं 5-6 कैरेक्टर सुपर हिट हुए। ज़कूटा, पाशा साहब, मैं ये कहने वाली थी, किसी एक कैरेक्टर की वजह से नहीं, बल्कि माशाल्लाह इस ड्रामे की खासियत ये थी कि हर कैरेक्टर का अपना एक इनफरादी रोल था और उसमें उतनी ही शोहरत हासिल। करनानी चुड़ैल, बिल बतौड़ी, ज़कूटा जिन, हामून जादूगर, चार्ली मामू, नस्तूर जिन, उमरू यार, ये तो ऐसे नाम है। फैमिली के सारे लोग याद सारे मुझे क्यों ना याद हो जी, इतना अरसा गुजारा है हमने उनके दरमियान। बल्कि हमारी फैमिली ही वही थी जहाँ हम खुश होते थे, बैठ के मंत्र बनाते थे, रेसल्स करते थे, वो तो खूबसूरत माहौल था। अच्छा, अब आपने कहा कि जी आप लोग काम भी मिलजुल कर करते थे, ये जो इतना जबरदस्त, इतना मुनफरिद काम हमने स्क्रीन पर देखा, कुछ इसके पीछे की मेहनत मुझे बताइएगा। किसका क्या क्या किरदार था? डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, जो कैरेक्टर्स काम कर रहे थे उनकी सजेशन ली जाती थी? इसमें मेन किरदार जो था जी हफीज ताहिर साहब का था। हफीज ताहिर जो प्रोड्यूसर थे, उनकी एक जो थिंकिंग थी कि दुनिया में इतने मसाइल पाकिस्तान के हो गए हैं कि इनको कौन हल करेगा। वादे सारे करते हैं, बातें सारे करते हैं, हाँ वक्त गुजार के सारे चले जाते हैं सियासतदान, यार क्या हो कि ये हमारे मसाइल हल हो। उनके यार ये काम किसी जिन का ही है। फिर उन्होंने कहा कि यार क्यों ना कैरेक्टर के जरिए, क्योंकि चेंज द वर्ल्ड थ्रू द चाइल्ड, कि अगर आप किसी चीज़ को तब्दील करना चाहते हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने इश्तिहारात में बच्चों को लाते हैं, ड्रामे की कामयाबी के लिए बच्चों को लाते हैं, तो ये उनका तखय्युल था कि बच्चों का एक ड्रामा बनाया जाए जिसमें एक जिन आए जो इन सारे मामलात को, मसाइल को हल करे। उसकी रोशनी में फिर उन्होंने ऐनक वाला जिन बनाया। ए हमीद साहब से बात की, उन्होंने कुछ की 300-400 किस्तें भी लिख दी और वो बच्चों ने पसंद किया। क्योंकि छोटे होते आप और हम कहानियां सुनते थे, हाँ। जिन्नों जादूगरों परियों की। तो जब ऐनक वाला जिन शुरू हुआ तो उस वक्त का बच्चा अपने सामने देख रहा था कि हवा में उड़ रहे हैं परियां, जिन्हें लड़ाइयां, जगत चीजें गायब हो गई। हाँ। तो वो जो फैंटेसी थी वो बच्चों को बड़ी पसंद आई और हिट हो गया ड्रामा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बड़ा मैंने जैसे कि कहा कि ड्रामे के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा होता था। जी बिल्कुल। आजकल के ड्रामों में अगर आप वो मैसेज रखने की कोशिश भी करते हैं तो लोग उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही, वो जो एक आर्टिफिशियल हसार है ना, यहाँ हमें कभी भी किसी ड्रामे में नज़र नहीं आया। क्यों ऐसा है? असल में
किसी ना ड्रामे का, जिस वक्त हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई थीम ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं कि ड्रामे में ये चीज़ होगी। हम भी यही था कि बच्चों को इस्लाह की जाएगी इस ड्रामे के ज़रिए। लेकिन ये है कि बस आज के बच्चे बड़े सियाने हैं। हम पहले शुरू में हमें याद है कि PTV किसी चैनल पर कोई छोटी सी बात होती थी, अखबार में एक छोटी सी खबर आती थी तो हुकूमतें हिल जाया करती थी। अब 2-2 घंटे के आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अखबार सारे छप रहे हैं। अल्लाह ही इनको नसीहत दे, हर बंदा सियाना है, हर बंदा समझता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है, तो अल्लाह इनको नसीहत करे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमारे सर से गुजर जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मेहनत की, ये जितने आपके ड्रामे के कैरेक्टर थे माशाल्लाह, हर किसी का अपना किरदार रहा, हर किसी ने अपने किरदार को बहुत बाखूबी निभाया। यही वजह है कि आज लोगों को याद भी है। अब मंजर पे उस तरह से ये किरदार नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है, कहाँ गए सब लोग? अव्वल तो इसमें हमारे मेन किरदार अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल बतौड़ी मेरी चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, मतलब मुझे सगी बहनों से ज़्यादा उस पर प्यार आता था। इतना अर्सा हमने साथ गुजारा। वो दुनिया से चली गई बेयारो मददगार, बहुत बुरी हालत में। जकूटा जिन हैंड टू माउथ उसकी डेथ हुई है। करनानी चुड़ैल नजमा बेगम आशा भोसले की बहन, एक सुपरस्टार उनका नाम था, वो इस दुनिया से ऐसे ही हैंड टू माउथ गई हैं कसम पुरसे की हालत में। फिर ए हमीद साहब राइटर, उनकी भी यही कैफियत थी। और गयूर अख्तर सामरी जादूगर, वो भी ऐसे गए। मुख्तार अहमद शाद जो उसमें मुलाजिम का किरदार अदा, रहमू बाबा, उनकी भी यही कैफियत है। हमारे 6, 7, 8 किरदार बस ऐसे ही गए हैं कि इतना काम करने के बावजूद उनकी लाइफ बहुत कसम पुरसी में गुजरी। क्यों हुकूमत सपोर्ट नहीं कर पाती, क्यों इंडस्ट्री सहारा नहीं दे पाती? इसमें दोनों बातें हैं कि जब आपको अल्लाह ताला रूज देता है तो आप समझते हैं कि ये फॉर एवर है। जबकि पाकिस्तान का फनकार अपना जवाल अपने सामने देखता है, हमसाया मुल्कों के जो फनकार हैं वो आखिरी दम तक काम करते रहते हैं और घरों से आप लेकर आते हैं उनके, अपनी फील्ड में आए। तो यही है कि हमारे अब दोबारा फील्ड में अगर आ जाए, हम काम करें तो कोई ऐसी बात नहीं, काम करने को तैयार कोई नहीं, बातें सारे करते हैं। आप बनाए बच्चों का ड्रामा, आज भी बच्चे देखते हैं। अब हमने बनाया वो रिटर्न ऑफ नसूर, मिस्टर शहजाद कैसर ने बनाया, उसके एपिसोड तैयार हो रहे हैं। हमने 18-19 किस्तें हैं, बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह, मजा लेंगे। ज़्यादा उसमें एनिमेशन हैं, ज़्यादा उसमें मैजिक है और जदीद कैमरों के साथ बनाया गया है। इंशाल्लाह बच्चे मजा लेंगे जी उसका। सही, तो कब से वो हम देखेंगे, कब से ऑन एयर? वो मेरा ख्याल है कि विद इन ए वीक इट विल बी स्टार्ट जी। चलें जी इंशाल्लाह। और हम बच्चों को भी सबको कहेंगे कि ज़रूर ये जो ड्रामा है देखें, क्योंकि आप लोग बार बार मिस करते थे कि जी ऐनक वाला जिन तरह का कोई ड्रामा जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा। तो ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। अभी हमारे पास जी एक ब्रेकिंग है, वो आपके साथ शेयर कर दें। टाउन हॉल में हलाले इस्तक़लाल की सालाना तकरीब में इस वक्त रिहर्सल का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान हसीब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ हमने मंतर भी आज सीखने हैं उनसे, शायद हम भी कोई जादू कर सकें। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हामून जादूगर आपके और हमारे पसंदीदा किरदार मौजूद हैं और अब कुछ मंत्र सीखने का वक्त आ गया है। कोई ऐसा मंत्र है कि कभी कोई आपको बड़ा तंग कर रहा हो? ये मेरी प्रोड्यूसर समटाइम मुझे बड़ा आईसी में तंग करती है, मुझे इसको गायब करना हो, तो कौन सा मंत्र है? उसके लिए सिर्फ लाहौल विला कुव्वत पढ़ लिए करें। इन प्रोड्यूसरों पे मंत्र नहीं चलता, ये इन पे मंत्र भी काम नहीं करते, ये खुद शहंशाह जिन्नात होते हैं ये। चले जी कोई और मंत्र हमें सिखा दे, यहाँ तो मंत्र नहीं काम करने, मैं ही ना गायब हो जाऊँ। जो मुझे पहचान लेते हैं ना बच्चे आम लाइफ में भी, अव्वल तो ये है कि जकूटा जी हमारी बहुत बड़ी पहचान था। मुझे लोग देखते रहते हैं कि आपको कहीं देखा है कहाँ, कुछ लोग पहचान भी लेते हैं। तो जो बच्चे शरारती से आगे आ जाते हैं ना, कहते हैं हमें जिस तरह आपने कहा कोई मंत्र से कहें, तो वो कहते हैं हमें कोई मंत्र बता दें, उसको गायब करना है, उसको गायब करना है। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक नोट है, मुझसे आप 1000 रुपये का नोट ले लो, वो तुम जब भी खर्च करोगे वापस तुम्हारे बटवे में आ जाए। अच्छा। तो वो कहते हैं वो दे दो, वो मैं एक बटवा अपने पास रखता हूँ मैजिक का, तो वो मैं उनको देता हूँ। वो जो बच्चे आते हैं मैं कहता हूँ ये जो है ना जी, ये आप अपने पास रख लें, तो इस बटवे में से देता हूँ मैं उनको 1000 रुपया देता हूँ, तो उसमें से लग जाती है आग ऐसे करके, तो बच्चे कहते उसको बंद कर देते। ये जो फिर ये तो आपने हमें भी हैरान कर दिया एकदम से। ये एक मेरे पास होता है जो बच्चों को खुश करने के लिए, फिर बच्चे फिर मांग करते हैं जी इसमें क्यों आग लगी, ये जो भी बच्चा पैसे भाई, फिर मैं कहता हूँ नहीं बच्चों किसी से पैसे नहीं मांगते, सिर्फ आपने अपनी अम्मी अब्बू से पैसे लेने हैं। ये जादू के नोट हैं, ये देखो इनको आग लग जाती है, ये सारे नोटों को आग लग गई। और अब बच्चे कैसे मानेंगे? अब मैं ड्रामा करता हूँ अलहमरा में, लाइव दिखाते हैं बच्चों को फ्री,
उसमें भी बेशुमार मैजिक दिखाता हूँ। क्योंकि अगर हामून जादूगर मैजिक नहीं दिखाएगा तो बच्चे हमें जादूगर नहीं मानते, नहीं मानेंगे, बिल्कुल। बच्चे इन्हीं बातों पे मानते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा जी हम किसी से पैसे नहीं मांगेंगे और ना किसी से कोई चीज़ लेकर खाएंगे, ना किसी के कहने पर किसी के पास जाएंगे, हम अपनी अम्मी बुक साथ रहेंगे, उनसे पैसे लेंगे। तो ये छोटी आपने बच्चों को एंटरटेन का वो एक होता ना कि आपने तफरी के मौके फराम करने हैं, वो भी हो गए, एंटरटेनमेंट भी हो गए और एक जबरदस्त सा मैसेज भी चला। ये मेरा आम बच्चों के लिए जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये मेरे पास रहता है जी बटवा, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, वो मंतर जो उस टाइम ड्रामे में थे, अब आप नया ड्रामा लेकर आ रहे हैं, कुछ उसमें चेंजेस किए हैं? हमने कुछ पहले अपने नाज़रीन को मनाज़िर दिखाते हैं तो आपको दिखाते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो बहुत ज़बरदस्त किया गया है, वाकई कुछ नया नज़र आ रहा है उसमें, लेकिन जो असल ड्रामे की रूट थी, जो कैरेक्टर थे, उनको तब्दील नहीं किया गया। तो मंतर शंतर भी चेंज और बेसिक आइडिया भी वही है, लेकिन आपको वाकई स्क्रीन पर कुछ अच्छा, ज़बरदस्त और नया नज़र आ रहा है। इंजॉय किया ये वाला? जी, ये बिल्कुल डिफरेंट है जी। अब हम जदीद दौर में दाखिल हो गए। पहले हमारे पास सिर्फ क्रोमा होता था कि हम हवा में उड़ रहे हैं, वो सब उसके ऊपर लेट के हिल रहे हैं, हिला रहे हैं और चीज़ें गायब हो गई कैमरा ट्रिक्स के साथ। इसमें जदीद एनिमेशन इस्तेमाल की गई। ये जो है ना हैरी पॉटर आपने देखा है या बच्चों ने देखा है, उसमें जो है ना ये उस लेवल का बनाया गया है। शहजाद कैसर है, फैसल बुखारी है, उन्होंने मिलके ये जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक आप बच्चे क्या बड़े भी उससे ज्यादा एंजॉय करेंगे, उससे ज्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा, मंत्र वगैरह वही है, मैंने सुना है। मंत्र तकरीबन वही है ना जी। अब मंत्र मेरे पॉपुलर जो है, तो उसमें वैसे मंत्र हर जगह का अपना है। जकूटा को बुलाने वाला अपना मंत्र है, करनानी को बुलाने वाला अपना मंत्र है, बिल बतौड़ी को बुलाने वाला, इसमें कुछ 40-50 मंत्र मैंने ईजाद किए हैं। अच्छा, ये आपको हमेशा से याद है? ये बस वो ऐसे ही एक शौक है ना। मतलब ए हमीद साहब लिखते थे हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, जकूटा जिन आ जाता है। अब मंत्र नहीं लिखा, तो वो मैं अपने तौर पर शौक में चौ चौ चीसी चिचो चीज गंडेरियां खा गया जिन छोटा, कंडे वाली बेरियां भीच उनके बूटा, सच की कुमड़ के एरियां कौन है उनमें झूठा, जहां कहीं भी है तू आ जाओ जकूटा, कॉमन कॉमन जकूटा आ जाता था। चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, आ जा कॉमन बिल बतौड़ी। अच्छा, ये बड़ा ना फेमस था बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, कभी बुरा नहीं माना उन्होंने, कभी वैसे कहा था? तो बिल बतौड़ी ने नहीं, ये असल में एक करैक्टर है जो देहातों में होता है, जो फिन्ने नाका होता है ना, उन्होंने कहते हैं जी ये बिल बतौड़ी ये सारे। अच्छा। तो हाँ, मतलब हाँ, बच्चों ने अपनी अम्मियों को, बहनों को कहना शुरू कर दिया था बिल बतौड़ी। तो वो कभी कभी नाराज होते थे, बड़े यार है जबान की खराब कर दे पे उन्हें अपनी मां को कहता बिल बतौड़ी, उन्हें भैन भी लड़ दी कि मुझे बिल बतौड़ी जो पसंद नहीं उसको करनानी चुड़ैल कह दिया, करनानी कह दिया। हाँ, तो ये फिक्रे मशहूर हुए। ये उनकी पसंद होती है, उनकी मोहब्बत होती है जो इस रंग में कन्वे हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपने इस कैरेक्टर को कितना एंजॉय किया? जब एक चीज़ आपकी पहचान बन जाए ना, आपके लिए वो प्राउड होता है। फैमिली में, बाहर कहीं भी जाते थे, आपका अपना नाम तो लोग भूल ही गए होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि सोना चांदी का नाम किसी को नहीं पता, नहीं क्या पता, है। बिल्कुल इसी तरह हमारे डायरेक्ट हवाल जान रैम्बो, जितने बड़े अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका नाम नहीं पता, वो जान रैम्बो ही पॉपुलर हो गए। इसी तरह हामून जादूगर जो है वो पॉपुलर हो गया, उसका असल नाम हसीब पाशा। शायद ही कोई हजारों में से एक आध आते होंगे पर्सनल जो इंटरेस्ट लेते हैं कि आप हसीब पाशा हैं, वरना हामून आप तो असल नाम सुनने को तरस जाते होंगे कि कोई मेरा। हाँ जी, बल्कि कल मुझे एक साहब मिले हसीब पाशा, मैं चौंक गया। मैंने कहा यार बड़ी मुद्दत के बाद एक बंदा है जो मुझे कह रहा है कि हसीब पाशा। नहीं जी, मैं कुछ अर्सा पहले मिला था, आपने मुझे ऑटोग्राफ दिया था, उस पर आपने हसीब पाशा नीचे लिखा था हामून जादूगर, इसलिए मुझे याद। उसको मैंने स्पेशल सलूट दिया। मैंने कहा यार जब कोई मेरा नाम लेते तो मुझे खुशी होती है। इस वक्त हामून जादूगर ही जो है ना वो बच्चों में पूरी दुनिया में हिट हुआ है, बिल्कुल वही पहचान बन गई। अच्छा जी, आपने कहा जी लाइव परफॉर्मेंस भी आप कर रहे हैं इसी ड्रामे की, कैसा फील होता है वो लाइव वाला और ये जो ड्रामे की रिकॉर्डिंग होती है, कुछ ऐसा डिफरेंस? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड अपना हमारा जो दूसरा रिकॉर्डिंग जो है। आपको उस वक्त डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। आपने सही कहा, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है ना उस वक्त, अच्छे या बुरे का, वो एक हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा होता है। तो उसका एक अपना मजा है लाइव का। पूरी दुनिया में मैसेज जो होता है ना लाइव का, वो डायरेक्ट कन्वे करता है बच्चों पे। मतलब मैं 2 घंटों में बच्चों को वो कुछ सिखा देता हूँ जो शायद बच्चे 10 साल में नहीं सीख पाते। जबरदस्त। और मेरी बात मानते हैं, कहते हैं हामून जादूगर जो कह रहा है ए ठीक है, साडा उस्ताद टीचर जो है मार मार के समझाता है, वो गलत है। मतलब वो सारी बातें मैं मजाक में मैजिक के जरिए वो उनको सिखा जाता हूं, बता। अच्छा, मैंने हमेशा से इस तरह के किरदारों को जो कि लोगों के लिए तफरी का सबब बनते हैं देखा है कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो दबा के रखते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है कि लोगों को हंसाना, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, कहीं अपनी खुशियाँ, कहीं अपनी चीज़ों को आप मिस करते हैं कि ये चीज़ें अंदर दब के रह गई हैं? असल में
दुखी सब संसार सोना है ना जी, कौन बंदा है जो सुखी है? हर एक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। हम भी इंसान है, हमारे अंदर निजाम है, खुशी के निजाम साथ है। साल 7 साल जिसको भी आप पूछेंगे कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम, चाहे वो कखपति हो चाहे लखपति करोड़पति हो। हमारे अंदर भी जो छोटी छोटी परेशानियां होती है ना, वो इस ड्रामे के जरिए रिमूव हो जाती है। जब हम एक्टिंग कर लेते हैं, हम रिकॉर्डिंग कर लें या लाइव परफॉर्मेंस दिखा दें, तो वो जो हमारी छोटी छोटी होती है ना परेशानियां, वो दब जाती हैं वक्त या ख़त्म भी हो जाती हैं बात बार। तो मुसलसल एक्टिंग जो है वो फनकार को जिंदा रखती है। बिल्कुल, जब आप फनकार को घर बिठा देते हैं ना फिर, और वो तकलीफ दे काम है। आप इन फनकारों को मरने से बचा लें। मौत बरहक है, लेकिन बीमार और तकलीफ दे जिंदगी से बचा लें, इनको घरों से लेकर। और जिस तरह से हमने जिन फनकारों की कसम पुरसी की जिंदगी डिस्कस की है, जिस तरह बिल बतौड़ी का जिक्र किया हमने, ज़कूटा जन का जिक्र किया, यहाँ तक लेकर आना, मेरे ख्याल से सपोर्ट ये वो लोग हैं जो कि पहचान है हमारी, तो इनकी सपोर्ट ज़रूर गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक की हिस्स कैसी है घर में? क्या बड़े सख्त नेचर के एज अ फादर, फैमिली पर्सन कैसे हैं? नहीं, वो है मजाक की हिस्स में। अच्छा, संजीदा लाइफ मुझे जो उस वक्त के जीएम थे, जब ड्रामा खत्म हो तो उन्होंने कहा कि आप इस ड्रामे में कॉमेडियन स्टैब्लिश हुए। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार मैंने ड्रामे में कॉमेडियन सर नहीं की। कहते हैं नहीं, तुम कॉमेडियन एस्टैब्लिश हुए हो। जब भी कोई कॉमेडी सीरियल बनेगी हम तुम्हें उसमें जरूर बुक करेंगे। तो फिर मैंने जब गौर से देखा, उस वक्त तो एक नशा तारी होता था जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब हफीज ताहिर कहते थे यार ना तू अफसर लगना है तो ना तू एक्टर लगना है, जिसलिए कैमरा ओपन होता है कि जनाब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एशिया के बाद हम टेक करेंगे, तो उसलिए पता नहीं कड़ा जिन आ जाता है। वो एक शौक होता है, जज्बा होता है कि जो हम उस वक्त करते हैं, और रिकॉर्डिंग वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आपने अभी कोई ज़बरदस्त सा मैसेज हमारे नाजरीन को देना है, और उसके बाद आपने एक मंत्र पढ़ना है, जिसके बाद हमने गायब होना है। मैसेज पाकिस्तान से है, जो मैं कहता पाकिस्तानी परचम से प्यार करें, इसको नीचे ना गिरने दें। हर काम आप हुकूमत पे और फौज पे ना डालें। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि मैंने ये काम करना है। मुझे याद है कि एक मैं घर में गया, उनका बच्चा फौत हो गया था, तो उसने कोई 1 कनाल का घर बनाया हुआ, तो अफसोस के लिए गया तो उसके घर के आगे गटर खुला हुआ था। अच्छा। मैंने कहा यार कितने पैसे लगे? कहते 2.25 करोड़ रुपया। तो मैं कहा यार जो 600 रुपये तू गटर का टकना रख देंदा, कितना बच्चा बच जाता। अब तुमने हर काम हुकूमत पे डाला कि गटर का जरा टकना है वो हुकूमत आके रखेगी। अब तेरे बच्चे की पूरी कीमत वापस आ सकती है, उसकी ज़िंदगी वापस आ सकती है। तो हम अपने घरों में तो सब कुछ कर लेते हैं, बाहर के माहौल पर नजर नहीं रखते। बाहर भी आप कोरोना की पाबंदियाँ कीजिए ताकि कोरोना ख़त्म हो। हम बाहर निकलते हैं, कहते हैं कुछ नहीं जी कुछ नहीं। यार है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ है। प्लीज़ आप उसका एहसास करें, आप पाबंदियाँ करें, एसओपी का ख्याल रखें ताकि हम वक्त से पहले कोरोना से निजात हासिल कर सकें। और यही हम सबकी दुआ भी है। अब जी मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू सो मच। आप कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दें कि हम अब गायब हो जाएं, लेकिन हमने वापस भी आना है। घुम घुम घुमा चुम चुम चुमा, सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, चुड़ैल गुनाहगार मैं हूं भी ऐब, नसूर को करना काबू नहीं है कोई ऐब, करते हमें गैब, करते हमें गैब। जी तो नाज़रीन, ये जो कपल, ये जो मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं जी, ये लाहौरी जोड़ा है जिन्होंने डिसाइड ये किया कि उन्होंने जी खुंजराब पास जाना है बाइक पर। और मुहिम जोई के ये लोग शौकीन हैं, लेकिन ये आइडिया आना और बाइक पर जाना, हमारे यहाँ आपको पता है जी मौसम भी कुछ ऐसा है, गर्मी सर्दी, और फिर उस पर आप तमाम चीज़ें भी देखें कि रास्ते में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बारिश हो जाती है या फिर शदीद तेज़ धूप होती है। ये सब चीज़ें डिसाइड करते हुए आप मोटरसाइकिल का सफ़र इतनी दूर का करें, तो ये किस तरह से इन्होंने डिसाइड किया, अपने मेहमानों से जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, अली और इरम, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आइडिया आप दोनों में से ये किसका था? सही, आपका आइडिया था, तो कैसे ये आइडिया आया? मैं एक्चुअली पहले भी एक मरतबा इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हाँ। और इस मरतबा जब मैं सोच रहा था तो मेरी वाइफ ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया इस चीज़ के अंदर। हाँ। तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट। अच्छा, आपने कहा जाने के लिए कि इन्होंने खुद कहा कि नहीं मैं भी साथ चलूँगी? नहीं, इन्होंने कहा कि मैं साथ चलना चाहता हूँ। अच्छा, बाइक पर बड़ा मुश्किल होता है, इतना लंबा सफ़र, बैठ के बंदा थक जाता है, फिर आपको सारा कुछ देखना पड़ता है। ख़वातीन तो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, अच्छा स्किन मेरी ख़राब हो जाएगी, इतना मैं सफ़र कैसे करूँगी, कैसे आपने इतना बड़ा दिल निकाल लिया?
कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। स्किन, इवन बाल, आपकी टैन, हर चीज़ को मैंने बेयर किया है। इसके साथ बैक पेन को भी बेयर किया है। बहुत मुश्किल होता है। या इट्स बीन 4-5 डेज हम वापस आए हैं, बट अभी भी बैक पेन है मुझे। कितनी देर हो गई और कब आपने ये प्लान किया था? हमने ये प्लान किया था 2 वीक्स अगो, और देन आफ्टर 3 डेज वी स्टार्टेड, और अभी 3-4 दिन हुए हैं। सिटी 42 ने हमें लास्ट कवरेज दी थी जब हम वापस आए। सही। अच्छा जी, कितने दिन का ये सफ़र था? और मुझे बताएं, लोग बड़ा इंस्पायर होते हैं ऐसी चीज़ें देख के। जो बाइक पे आप सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यही मनाजिर देख के खुद भी डिसाइड कर लेंगे हमने जाना है। तो कुछ आपका एक्सपीरियंस हम ओवरऑल शेयर करते हैं। घर से जब निकले, सामान क्या क्या रखा? क्योंकि हम लोग बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो सामान है वो कम से कम आप अपने साथ कैरी करें। लड़कियां तो कहती हैं भाई इतने सारे कपड़े होने चाहिए, हर तस्वीर में नए कपड़े होने चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं खुद इसको सैल्यूट करूंगा कि इसने कम से कम मेकअप जो है वो रखा अपना। अच्छा। और कपड़े भी कम से कम रखे हैं। हम लोगों ने सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स जो हम लोगों ने पहने हुए थे, और उसके साथ कुछ शर्ट्स थी, और बस हमारा कुछ ज़रूरत का सामान था, दैट्स इट। इसके अलावा हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ कैरी नहीं की। खाना पीना, हम लोग तो कहीं सफ़र पे जाते हैं, पूरा एक सामान जो है आपको एक हैंड कैरी मिल रहा होता है, वो खाने पीने के सामान का होता है। तो ऐसी कोई चीज़ साथ नहीं रखी? नहीं, ऐसी कोई चीज़ साथ ज़रूरत नहीं थी। हम लोग जहाँ पे भी जाते रहे, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहा। और यही तो एक एडवेंचर था कि हम बगैर किसी चीज़ के इन चीज़ों के साथ सफ़र करें। सही। अच्छा, कभी कोई चीज़ एकदम से पानी की प्यास लगी और पानी पास अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? हाँ जी, हुआ। अच्छा। और हम चलास में थे, जहाँ पे शदीद गर्मी होती है। बाइक पे भी थे, ऊपर से लेदर जैकेट भी पहनी हुई है, सब कुछ है। और वो पॉइंट ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम मुझे एक वो जैसे चक्कर आता है ना, फिर मुझे था बस कोई भी अब शॉप आ जाए जहाँ पानी, और वहाँ पे 1.5 लीटर की पानी की बोतल थी जो पी ली थी। सही सही। तो ये आप देखें जी, ये बड़ी इसमें आपको हार्डशिप्स वगैरह फेस करनी पड़ती हैं। बहुत देखने को आसान लग रहा है कि आप बाइक पे जा रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अब मौसम बताइएगा, ओवरऑल आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? मौसम ओवरऑल बहुत अच्छा था। निकलने से पहले हम लोग वेदर फोरकास्ट दे के निकले थे पूरे वीक की, कि किन किन जगहों के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि रेन होगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग प्रिपेयर थे, लेकिन कहीं पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो लोग भी नेक्स्ट अब बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने साथ एटलीस्ट रेन कोट्स और इस तरह की चीज़ें लाजमी रखें। ये बहुत, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई शेल्टर नहीं मिलेगा। तो आपको यू आर ऑल ऑन योर ओन। और मतलब अगर कोई इस तरह की बारिश होती है या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो आपको अपनी मदद आपके तहत ही वहाँ पे सफ़र किस टाइम ज़्यादा किया? मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग में? हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग दिन के टाइम ज़्यादा सफ़र करें। क्योंकि एक फ़ीमेल का साथ होना थोड़ा सा ज़्यादा एक इस तरह की चीज़ है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जहाँ पे भी हम लोगों ने स्टे करना है, मगरिब से पहले पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट ट्रैवल था वो एक दिन में हमने 11.5 घंटे बाइक चलाई है। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 7:30 इन द इवनिंग। तो इरम भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर बाइक पे कैसे बैठ जाती थी जाके? जब रेस्ट करती होंगी रात को, अपनी होश नहीं होती होगी। एग्जैक्टली, ये नहीं पता होता था कि कहाँ पड़े हुए हैं। बट ये कि हम लोग स्टॉप करते थे, रास्ते में चाय के लिए रुकते थे, या डेफिनेटली अगर लंच का टाइम है तो हम उस टाइम पॉज लेते थे, थोड़ी सी वॉक करते थे, फिर दोबारा स्टार्ट करते थे। तो इट वाज नॉट लाइक कि 11 आवर्स हम बाइक के ऊपर ही थे, पॉज ले लेके वी डिड इट। बट वो जो हमारा एक टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे। अच्छा, नॉर्मली जब कभी आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, घर वाले बहुत ज़्यादा वो आपको कहना शुरू कर देते हैं कि ये क्या फजूल सा आइडिया और बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी ने रोका नहीं? एक्चुअली इस बात को हमने किसी के सामने डिस्क्लोज ही नहीं किया था। यानी आप सीक्रेटली गए? सही। हम लोग चले गए, और इवन वापस आने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हम होके भी आ गए वहाँ से। और तब भी वो यही सोच रहे थे कि मतलब हम लोगों ने क्या प्रिकॉशंस ली थी जाने से पहले। अच्छा, ओवरऑल जब आप सफ़र करके वापस आ गए, घर आए, आइडिया कैसा लगा? आप बंदा सोचता ना कि यार रास्ते में अब मैंने कभी ये नहीं करना। इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, आई गेस तुम दोबारा कहोगी कि मैंने बाइक पे नहीं जाना। मैंने कहा आई विल गो अगेन। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको कहीं नहीं ऐसा लगा कि रेस्टलेस हुए हैं या ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है, या आप आगे से जाने का भी प्लान बना लिए? इंशाल्लाह आगे का भी हम लोगों का प्लान सेट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम लोग कश्मीर की तरफ निकलेंगे। और मैं क्योंकि पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, तो मुझे तो इसकी हार्डशिप्स का आइडिया था कि ट्रिप में किस तरह की हार्डशिप्स आएंगी। तो इरम के लिए दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड माशाल्लाह शी डिड इट वेरी वेल। अच्छा, नेचर को इतने करीब से देखना, वो गाड़ी में भी आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है।
कैसा लगा? यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो गाड़ी में, जो बसेस में ट्रैवल करते हैं वो इस चीज़ को फील नहीं कर सकते जो मैं फ़ील करके आई हूँ। जो बाइक्स पे जाते हैं उनको बेहतर आइडिया है, क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं, बहुत से बाइकर्स हैं जो करते हैं, मगर बीइंग एज अ फीमेल मैंने क्लाइमेट को महसूस किया है, मैंने पहाड़ों की खुशबू को महसूस किया है। गाड़ी के अंदर तो बस हम जा रहे हैं, सिर्फ व्यू नज़र आ रहे हैं, वो इसी तरह है कि आप घर में बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, बट वो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। सही। अच्छा, अब बाइक मुसलसल चलाना, यहाँ तो ड्राइवर्स कहते हैं हम गाड़ी मुसलसल चला के थक गए, तो यहाँ तो कोई ऑल्टरनेट भी नहीं था, आपने खुद ही सारा सफ़र तय किया, तो आप थके नहीं? थक जाते थे अक्सर जगह के ऊपर, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत है कि आप थोड़ी देर उतर के चलेंगे फिरेंगे और दोबारा से आप फ्रेश हो जाएंगे। चश्मे का पानी सामने है, मुंह हाथ धो लो, चश्मे का पानी पी लो। चलिए, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। और आगे का प्लान आपका क्या है? अब इसके बाद कहाँ जाना चाह रहे हैं वो भी बता दें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम लोग कश्मीर के सारे गांव विज़िट करेंगे। अच्छा। और उसके अलावा हम लोग कुमराट साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत सी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जिन जगहों के लोगों ने नाम भी नहीं सुना है। बहुत से लोग इस तरह के हैं कि उनको सिर्फ लिमिटेड 4-5 जगहों के नाम पता है कि वहाँ पे वो जा सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिनका अभी बहुत से लोगों को नहीं पता, और इंशाल्लाह हम उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और हम उन जगहों की वीडियोस और व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उससे जो है उन जगहों के ऊपर सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज। और आप हमें अब यानी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जो आपने प्लान अपना बता दिया है तो लोग तो बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे भी और जानेंगे भी कि कहाँ कहाँ आप जाना चाह रहे हैं। वैसे पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और आप लोग पाकिस्तान के हसीन मनाजिर जो हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर भी करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड गुड लक जो आप लोगों ने आगे प्लान किया उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुँचा देते हैं। असातिज़ात केसेस में मुलव्विस 2 सीनियर लीगी रहनुमाओं की नैब में तलबी का मामला है और नैब ने MNA जावेद लतीफ़ को 9 सितंबर को तलब कर लिया है। साउद बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउद को ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, है ये हम सबसे पहले जानेंगे। कोमल ने हमें ज्वाइन किया है। कोमल, बताइएगा वेदर अपडेट्स क्या हैं और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, कल संडे कैसा गुजरेगा लाहौरियों का? लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सुबह के औकात में मौसम जो था बहुत ज्यादा सुहाना था, सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी थी, लेकिन इस वक्त जो है सूरज मियां खूब आबोताब दिखा रहे हैं, गर्मी बरसाने को तैयार हैं। मौजूदा दर्जा हरारत जिस वजह से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो बाहर का दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% और हवा की रफ्तार जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री रहने वाला है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है कि शाम के औकात में जो है वो ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ तेज बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो वो 32 डिग्री है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो 148 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम का अहवाल तो कोमल ने हमें बता दिया। अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखा दें। तो हमारी कोशिश नाज़रीन ये है कि वीकेंड है तो आपको सब चीज़ों से हम अपडेट रखें। अब आपको करेंसी रेट्स के बाद सब्जियों के रेट क्या हैं वो भी दिखा देते हैं। उमर डार की तरफ चलते हैं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में हर गुजरते हुए दिन के साथ इजाफा रूनुमा हो रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए सब्जियों के आज के रेट्स की तो सरकारी निर्ख के मुताबिक मेथी 222 रुपये फ़ी किलो, जबकि बाज़ारों में 290 से 300 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त की जा रही है। मटर सरकारी निर्ख 217 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च सरकारी निर्ख 124 रुपये, जबकि बाज़ारों में 250 से 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडा सरकारी निर्ख 114 रुपये, जबकि बाज़ारों में 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी सरकारी निर्ख 99 रुपये है, जबकि परचून रेट इसका 110 से 120 रुपये फ़ी किलो है। करेला सरकारी निर्ख 124 रुपये, जबकि बाज़ारों में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू सरकारी निर्ख 65 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में जो है आलू फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज का सरकारी निर्ख जो है वो
60 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 70 से 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हरे मसाले की, तो प्याज जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो उसका सरकारी निर्ख है, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 48 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख है, जबकि बाज़ारों में 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना का सरकारी निर्ख 330 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब। ठीक है जी उमर, थैंक यू सो मच। आपने लाहौरियों को रेट सब्जियों को बता दिए, तो आई होप थोड़ा सा आपको अब चीज़ें खरीदने में आसानी हो जाएगी। इसी के साथ ही नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।